जितने टाइम में पिज्जा घर में आता है उससे कम टाइम में हम करने वाले हैं हमारा इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर जो है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। भाई साहब याद रखना, हमारे इकोनॉमिक्स में तीन मेजर चैप्टर्स है। फर्स्ट है डेवलपमेंट, दूसरा है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी और तीसरा है मनी एंड क्रेडिट। तो हम अगर ये 15 मिनट्स में कर लेते हैं और बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो हम कवर कर रहे हैं नियर अबाउट 30% ऑफ आवर बोर्ड का सिलेबस। तो भाई साहब आ जाओ, देर नहीं करते, क्लॉक इज टिकिंग, वी गॉट 15 मिनट्स टू कंप्लीट दिस। तो ये चैप्टर है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सेक्टर्स क्या होते हैं? सेक्टर्स कुछ नहीं भैया, हमने कंपार्टमेंट डिविजन्स बनाए हैं। किसके? इंडियन इकोनॉमी के। अब हमने भारत के अर्थव्यवस्था के, जहां से भारत पैसा कमा रहा है, उसके डिविजन्स की है। कैसे किए हैं तो ये देखेंगे। बहुत सारे बच्चों को पता है कैसे किए हैं, क्या है, बट अभी हम मूव करते हैं और स्टेप बाय स्टेप, ब्रिक बाय ब्रिक हम ये इकोनॉमी है उसका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, हमारे इंडियन इकोनॉमी का। ओके, सो क्या देखने वाले हैं हम इस चैप्टर में? क्या देखने वाले? हम सेक्टर्स देखने वाले, ये तो नाम में ही है सर। और क्या? हम जीडीपी देखने वाले हैं। बहुत लोगों ने बहुत न्यूज में, सोशल मीडिया पे जीडीपी जीडीपी ये वर्ड सुना होगा। इसका मतलब क्या है ये देखेंगे। हिस्टोरिकल शिफ्ट, कि हमारी इकोनॉमिक हिस्ट्री क्या है सर। हर एक चीज की हिस्ट्री होती है सर, तो इकोनॉमिक भी क्या है ये देख लेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्शियरी सेक्टर बताऊंगा, जहां आप और मैं जॉब करना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों का ड्रीम जॉब होता है टर्शियरी सर्विस सेक्टर, तो वही देखेंगे। एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, मनरेगा, ऑर्गेनाइज सेक्टर्स, अनऑर्गेनाइज, एंड देन द लास्ट पब्लिक एंड प्राइवेट। तो ये हमारा चैप्टर का पूरा रोड मैप है। तो इसको हम आगे वन बाय वन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं क्लासिफिकेशन। हमने डिवाइड किया है, मैंने जैसे पहले बताया, हमने हमारे भारत की इकोनॉमी को सेक्टर्स में डिवाइड किया है। ये सेक्टर्स किस बिना पे, किस किस क्राइटेरिया पे बने हैं? तो वो क्राइटेरिया क्या है? देखो, क्राइटेरिया है बेटा क्या? क्लासिफिकेशन बाय नेचर ऑफ वर्क। कैसा काम किया जाता है उस सेक्टर में, उस सेक्टर में कैसे तरीके से काम किया जाता है, उसके बिहाफ पे हमने क्या किया है? सेक्टर्स को क्लासिफाई किया है। तो पहला सेक्टर है प्राइमरी। प्राइमरी बेटा नाम में ही प्राइमरी है, तो फर्स्ट है। प्राइमरी इज फर्स्ट, जो जरूरत है। देखो प्राइमरी सेक्टर बहुत जरूरी है, बताता हूं कैसे। तो पहले समझ लो प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है? ऑल द गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेस और एक्सट्रैक्टिंग रॉ मटेरियल फ्रॉम द अर्थ। तो जो भी हम इस अर्थ से निकालते, जो भी इस जमीन से निकालते, बोलते ना सर जो कुछ भी आया है इस जमीन से ही आया है, जाना भी जमीन में ही है, ठीक है। तो वो जो है ना, वो जो कोट है वो ऐसा ही है। तो प्राइमरी सेक्टर भैया क्या करता है? इट प्रोड्यूसेस थिंग्स बाय डायरेक्टली एक्सप्लॉइटिंग नेचर, बाय डायरेक्टली टेकिंग फ्रॉम नेचर। तो जो डायरेक्टली जो लोग चीजें बना रहे, जो चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं, कहां से? डायरेक्टली फ्रॉम नेचर, वो हो गए प्राइमरी सेक्टर। तो समझ लो सर, आपने गेहूं उगाया, दैट इज प्राइमरी सेक्टर। सर आपने कहीं से जाकर आयरन ओर निकाल दिया, दैट इज प्राइमरी सेक्टर। सर आपने समुद्र से मछली पकड़ी, सर दैट इज प्राइमरी सेक्टर। तो जो भी आपने फॉरेस्ट से कुछ चीज निकाली, लकड़ी काट के लाए, दैट इज प्राइमरी सेक्टर का एक्टिविटी। तो हमारी फर्स्ट जो भी है, दिस इज प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर बनता है रॉ मटेरियल हमारे सेकेंडरी सेक्टर के लिए। तो सेकेंडरी सेक्टर क्या है भैया? सेकेंडरी सेक्टर कोई भी चीज जो रॉ फॉर्म में है उसको ट्रांसफॉर्म करता है इनटू फिनिश प्रोडक्ट्स, फिनिश गुड्स थ्रू प्रोसेसिंग। मतलब क्या हो रहा है? आप टमाटर ले रहे हो प्राइमरी सेक्टर से, उसको आप फैक्ट्री में भेज रहे हो, उससे बन रहा है आपका टमाटो सॉस। तो ठीक है, तो ये क्या करता है? ये करता है रॉ मटेरियल को जो आ रहा है प्राइमरी सेक्टर से, उसको करता है ये ट्रांसफॉर्म। लोहा लिया, आयरन ओर लिया आपने प्राइमरी सेक्टर से माइनिंग करके, आपने उसको सेकेंडरी सेक्टर में डाला, आपकी बन गई फरारी। ठीक है, तो ये है आपका सेकेंडरी सेक्टर। इसको हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं क्योंकि चीजें बनती है यहां पे। तो फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज इसका पार्ट है। समझ में आ रहा है? जहां से भी एक नया प्रोडक्ट बन रहा है रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके, वो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है। अब आते हैं टर्शियरी सेक्टर। बेटा अभी इस सेक्टर में गुड्स नहीं है, इस सेक्टर में है सर्विसेस। क्या है? सर्विसेस। मतलब क्या? प्रोडक्ट्स नहीं है। जैसे ये माइक, ये फोन, ये क्या है? गुड्स है, फिजिकल प्रोडक्ट्स है। तो हमेशा हमें फिजिकल चीजें नहीं, कभी कभी हमें सेवाएं भी लगती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, दैट इज अ सर्विस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप हेयर कट करने जाते हो,
दैट इज अ सर्विस। आप ओला उबर में बैठते हो, एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, दैट इज अ सर्विस। बैंकिंग, दैट इज अ सर्विस। टेलीकम्युनिकेशन, रिचार्ज करते हो, कॉल करते हो, दैट इज अ सर्विस। ठीक है, यहां कोई प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, यहां पे कोई चीज नहीं बन रही, यहां पे एक सेवा दी गई है। क्या सेवा है बेटा? आपको जैसे ओला में जा रहे हो, आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी छोड़ने की सेवा है वो। क्या उसके साथ ओला का दरवाजा लेके जा रहे हो कार का? नहीं। यू आर नॉट मेकिंग और टेकिंग एनी फिजिकल प्रोडक्ट, यू आर टेकिंग अ सर्विस। तो टर्शियरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज सर्विस, एंड ये सेक्टर हेल्प करता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट एंड डेवलप करने में। ये करता क्या है? सपोर्ट करता है। और क्या करता है? डेवलप। समझ लो आपके प्राइमरी सेक्टर, जैसे में एग्रीकल्चर में आपने बनाया पोटैटोज, क्या बनाया? पोटैटो उगा है। ये पोटैटो को भेजना है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। क्यों? इसके बनने फ्रेंच फ्राइज। ठीक है, इसका बनना है फ्रेंच फ्राइज, वो मक्केन के आते हैं ना, वो वाले। ठीक है, दिस इज नॉट स्पॉन्सर्ड वीडियो, ओके। सो मक्केन के आते हैं फ्रेंच फ्राइज, वो बनने हैं, तो फैक्ट्री में जाने पड़ेंगे। तो ये पोटैटो को फैक्ट्री, अपने आप तो पोटैटो नहीं जाएगा, चलो मैं जाता हूँ मक्केन का फ्राई बनता हूँ, फिर मैं टोमेटो के साथ पेयरिंग करता हूँ। नहीं बेटा, ये क्या करता है? इसको हम भेजते हैं तो ट्रक्स, ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन इज अ सर्विस। यही चीज करने में प्राइमरी सेक्टर में आपको कुछ करना है, सेकेंडरी सेक्टर में आपको फैक्ट्री डालनी है, आपको लोन चाहिए बैंक का। बैंकिंग इज अ टर्शियरी सेक्टर। तो बैंकिंग, टीचिंग, ट्रांसपोर्ट, कस्टमर सर्विस। कुछ प्रोडक्ट खरीदा आपने, आपको कुछ समझा नहीं, आप फोन करते हो कस्टमर सर्विस को कि सर मैंने आपके यहां से एक टीवी खरीदा था, आपकी कंपनी का टीवी है, यहां पे ये ग्लिच आ रहा है, क्या करें? ओके, सो ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स जहां पे आपको सेवाएं दी जाइए, वो है आपका टर्शियरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर। ठीक है, समझ में आ गया? ये समझना जरूरी है, ये तीन सेक्टर समझना जरूरी है, तो हमारा बाकी आगे दिमाग लगेगा। अब हमें पता है क्या बन रहा है बेटा, तीनों सेक्टर्स में क्या बन रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज। क्या मिल रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब आपके यहां पे आप जो पैसा देकर खरीदते हो, तो पैसे का वैल्यू नहीं है बेटा, आप उस पैसों से जो चीजें खरीदते हो, तो चीजों का वैल्यू है। हमारे देश, हम कितना भी, कल क्या करते हैं, हमारा इंडिया पैसा, जीडीपी बढ़ाना है तो क्या करेंगे हम? हमारे देश में पैसा बढ़ाना है तो क्या करेंगे? हम पैसा छापेंगे, दिन रात पैसा छाप रहे, हर एक के घर में ऐसा पैसे छापने की मशीन भेज दी गवर्नमेंट ने, छापो पैसा, पैसे वाले बन जाएंगे हम लोग। नहीं, ऐसे नहीं चलता। वो पैसा रद्दी है अगर उससे आपको कोई चीज मिल नहीं रही है। तो वैल्यू पैसों की नहीं है, वैल्यू उस पैसों से जो चीजें खरीदते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू है, फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज। तो जीडीपी क्या करता है बेटा? जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस मतलब पूरा का पूरा, डोमेस्टिक मतलब भारत में, और प्रोडक्ट मतलब चीजें बनाई हुई। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखो क्या करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, जीडीपी क्या है, पहले जान लो। जीडीपी इज द वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री इन 1 ईयर। ठीक है, समझ लो एक साल में हमारे देश में कितनी गुड्स और कितनी सर्विसेज बनाई जाती है, वो बनता है हमारे देश का जीडीपी। मतलब क्या? उतना हमने प्रोडक्शन किया है, उतना वैल्यू जनरेट किया है, उतना इकोनॉमी स्ट्रांग है हमारे देश का। पैसा छापने से इकोनॉमी नहीं बढ़ता है, चीजें बनाने से इकोनॉमी बनता है। चाइना क्या कर रहा है? मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है सर, खुद के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए कर रहा है। ठीक है, एंड हम कैलकुलेट कौन सा करते हैं जीडीपी में? फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स मतलब क्या होता है? देखो समझ लो, हमें बिस्किट बनाना है। क्या बनाना है? बिस्किट बनाना है। मुझे बिस्किट खाना, आई लव बिस्किट, बर्बन मुझे पसंद है। ठीक है, तो बिस्किट हमें पता है किसके? गेहूं का बनता है। तो फार्मर गेहूं उगाता है और वो बेचता है किसको? फ्लोर मिल को। फ्लोर मिल मतलब आटा, आटा बनाने वाली, जो आशीर्वाद आटा होता है क्या, वैसा। कितना बेचता है बेटा? 100 रुपीज पर केजी। ठीक है, सॉरी 100 नहीं, 10 रुपीज पर केजी। ठीक है, 10 रुपीज पर केजी। ये कंपनी, यही कंपनी जो बिस्किट वाली कंपनी है, उसको बेचती है 60 रुपीज पर केजी। ये बिस्किट बनाने वाली कंपनी, उसमें बटर, शुगर, मिल्क सब ऐड करके, नट्स वगैरह, चॉकलेट का फिलिंग वगैरह ऐड करके बिस्किट बनाती है, और वो हमें बेचती है 30 रुपीज अ पैकेट। ठीक है, तो 1 किलो गेहूं से बने हैं, समझ लो
बने हैं समझ लो 10 बिस्किट के पैकेट्स, 10 पैकेट्स, ठीक है। तो समझ लो कितना, 10 पैकेट्स, 10 पैकेट्स के कितने हुए, 300 रुपीज, 300 रुपीज हुए हैं 300 रुपए। तो हम कैलकुलेट क्या करते हैं, ये 300 रुपए क्यों, इसको बोलते हैं फाइनल गुड, बना हुआ गुड। इसके पहले के जो होते हैं चीजें जो बिस्किट बनने में यूज होती है उसको हम इंटरमीडिएट गुड बोलते हैं, उसकी प्राइस हम कैलकुलेट नहीं करते। जैसे ये गेहूं की प्राइस 10 रुपए, ठीक है। ये आटे की प्राइस जो इसने डाली कितना, 60 रुपीज। और ये बटर, शुगर, मिल्क और बिस्किट बनाने का खर्चा समझ लो 100 रुपीज। तो 10, 60 और 100 कितने बन गए बेटा टोटल, 170। और बिस्किट 30 रुपए का एक पैकेट है, 10 पैकेट बना है 300। तो हम क्या बोलेंगे, हमारे भारत की इकोनॉमी जीडीपी 470 रुपए है क्या, नहीं। ये जो है ना, ये 170 ये इसमें आ गया, ये 300 रुपए 170 रुपए पकड़ के है, ठीक है। जब आप समझ लो, आप अगर पाव भाजी खाने जाते हो तो आपको पूरे पाव भाजी की जो प्लेट है उसकी कीमत देनी पड़ती है 100 रुपए। क्या वो जो पाव भाजी वाला वो बोलता नहीं नहीं बेटा इसमें का मटर का अलग दो टमाटर का अलग दो, मतलब 100 रुपए भी ले रहा है और बाकी के इसमें के जो अलग अलग चीजें हैं जो पाव भाजी बनाने के लिए यूज हुई है उसके भी पैसे ले रहा है, नहीं। वो लेता है फाइनल गुड के ही, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड के पैसे हम कैलकुलेट नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो बनाने के लिए यूज हुए प्रोडक्ट चीजें, इसका कीमत ऑलरेडी ये 300 रुपए में आ गया, ठीक है। ये 300 रुपए इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू पकड़ के है। तो ओनली द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स इज कैलकुलेटेड, नॉट ईच इंटरमीडिएट गुड्स इज कैलकुलेटेड सेपरेटली। अगर हमने ये भी कैलकुलेट किया और ये भी कैलकुलेट किया और बोल दिया भारत की जीडीपी 470 है तो वो डबल काउंटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है जीडीपी, ये होता है हाउ हमारे देश में प्रोडक्शन, क्या हम प्रोड्यूस करते हैं वो कैलकुलेट होता है। इससे पता चलता है हमारे देश की इकोनॉमी कितनी बड़ी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बदलाव। क्या हमारे सेक्टर सेम ही थे, क्या भारत में हमारे सारे सेक्टर सेम ही थे, कुछ चेंजेस नहीं आए। हम जब आजाद हुए से आज तक कुछ बदलाव आए हैं नहीं सेक्टर्स में, तो बिल्कुल आए हैं। तो प्राइमरी सेक्टर पहले डोमिनेंट था, प्राइमरी सेक्टर डोमिनेंट था, क्यों, हमारा कृषि प्रधान देश है सर, फार्मर्स बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेस है, लोग बहुत ज्यादा है, न्यू टेक और इरिगेशन आया जिसकी वजह से बहुत ज्यादा आउटपुट बढ़ गया, ग्रीन रेवोल्यूशन किया पंजाब हरियाणा में हमने, नहीं प्रोडक्शन बना दिया फार्मर्स को। अब क्या हो गया, यहां पे बन गए फार्मर्स प्रॉस्परस। तो प्रॉस्परस फार्मर्स क्या करने लगे, और ज्यादा अपनी चीजों को एक्सप्लोर करने लगे, इन्वेस्ट करने लगे। और ये अगर इतने पैसे वाले बने तो इससे रिलेटेड इंडस्ट्रीज आने लगी। समझ लो आपके यहां पे बहुत ज्यादा शुगरकेन उगता है तो गारंटी है कि आपके एरिया में शुगर फैक्ट्रीज बनेगी, क्योंकि वो शुगर केन वहां से वहां लेकर उसकी शुगर बनाकर बेचने में फायदा है। तो इंडस्ट्रीज आने लगी, लोग जो पहले रूरल एरियाज में थे वो शहरों में जाकर जॉब्स करने लगे फैक्ट्रीज में, और चीपर गुड्स और मास प्रोडक्शन होने लगा, सबकी लाइफ में एडिशन होने लगा चीजों का। जो चीज बहुत महंगी आती थी आज इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से वो सस्ती आ रही है, मतलब क्या, लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है। एंड यही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जब बहुत ज्यादा बनता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्यों बढ़ता है बेटा, इनकम की वजह से। जैसे जैसे लोगों का इनकम बढ़ता है उनकी डिमांड्स बढ़ जाती है, जैसे जैसे इंसान का इनकम बढ़ता है उसका खर्चा बढ़ जाता है। समझ लो आपने सोचा 50,000 इनकम है मेरा, कल 1 लाख हो जाएगा तो मैं बहुत सेव करूंगा, नहीं 1 लाख हो जाएगा तो आप 1 लाख के हिसाब से खर्चा करोगे। कल आपका इनकम अगर 1 करोड़ रुपए महीना है तो आप खर्चा भी 1 करोड़ रुपए महीने के हिसाब से करोगे। लाइक समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं होता है कि इनकम बढ़ जाती है तो डिमांड्स बढ़ जाती है, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाती है, ठीक है। तो डिमांड फॉर रेस्टोरेंट टूरिज्म इंसान फिर करता है, नहीं खुद के लिए जीता है, कपड़े लेता है, शूज लेता है, घूमता है, ट्रिप्स पे जाता है, राइट, रेस्टोरेंट जाता है, मूवीज देखने जाता है, एंड ये सारी चीजें हैं हमारी सर्विसेज। तो जैसे जैसे भारत में इंसान ज्यादा पैसा कमाने लगा वैसे वैसे वो अलग अलग सर्विसेज की डिमांड करने लगा। ये सर्विस सेक्टर का जो टर्शियरी सेक्टर का काम पहले साफ सिर्फ सपोर्ट करना इन दोनों सेक्टर को, बट बाद में जैसे इंडिया डेवलप होते गया ये सेक्टर इतना स्ट्रांग हुआ कि लोगों को जो नीडफुल सर्विसेज है ये वो प्रोवाइड करने लगा,
ठीक है, तो पहले टर्शियरी सेक्टर का राइज के दो फैक्टर्स है। पहला है गवर्नमेंट ने सर्विसेज लाई, हॉस्पिटल सर, एजुकेशन, कोर्ट्स, बैंक्स, राइट। दूसरा फैक्टर है राइज ऑफ इनकम, ग्रोथ आया एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर में। ये दोनों सेक्टर इसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये सेक्टर इसको सपोर्ट करता है, टर्शियरी सेक्टर। अगर ज्यादा प्रोडक्शन होगा मेरे खेत में तो मुझे ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन लगेगा। अगर मेरे इंडस्ट्री में मैं ज्यादा प्रोडक्ट्स बना रहा हूं तो मुझे उसके लिए ज्यादा पैसा लगेगा, मुझे उसके लिए ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन लगेगा। तो जितना ये दोनों ग्रो होंगे उतना ये ग्रो होगा। ये सारे सेक्टर्स हम इसलिए बोलते हैं क्या है बेटा, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। क्या है, इंटरडिपेंडेंट। कोई एक भी सेक्टर को हर्ट हुआ तो दूसरा सेक्टर भी उसके साथ हर्ट हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं शेयर इन जीडीपी वर्सेस शेयर इन एम्प्लॉयमेंट। हमारे यहाँ पे ना कौन सा सेक्टर कितना भारत की अर्थव्यवस्था में एडिशन करता है और कितना लोग कौन से सेक्टर में काम करता है, ये देखेंगे हम लोग। तो ये है हमारा प्राइमरी सेक्टर, ऑरेंज वाला है जीडीपी और ब्लू वाला है एक हमारा क्या, एम्प्लॉयमेंट। तो हमें दिख रहा है कि भैया क्या दिख रहा है सर, बोलोगे हमारे प्राइमरी सेक्टर से मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर से हमें कितना आ रहा है, 12% जीडीपी। भारत अगर 100 रुपए कमा रहा है तो उसमें का 12 रुपए आ रहा है हमारा प्राइमरी सेक्टर से। पर लोग कितना काम करता है, 44% लोग काम कर रहा है। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर में 20% आ रहा है जीडीपी का, पर लोग काम कर रहे हैं 25% भारत के। टर्शियरी सेक्टर 68% भारत का पैसा जीडीपी का आ रहा है टर्शियरी सेक्टर से, बट काम कर रहे हैं बस 31% लोग। तो भारत में जितने लोग काम करते हैं उसमें के 31% लोग, अकेले भारत का 68% पैसा कमा रहे हैं। तो हमें पता है सबसे हाईएस्ट अर्निंग सेक्टर कौन सा हो गया बेटा, सबसे हाईएस्ट अर्निंग हो गया टर्शियरी सेक्टर। और सबसे ज्यादा एम्प्लॉयड सेक्टर कौन सा है, प्राइमरी सेक्टर। सबसे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं कहां पे, प्राइमरी सेक्टर में। ठीक है, तो ये हमें दिखता है। तो यहां पे क्या कर रहा है, टू मेनी पीपल, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं यहां पे, जरूरत नहीं है तो भी काम कर रहे हैं। क्योंकि क्या है सर, वो दूसरी तरफ जॉब्स नहीं है, बेरोजगारी है, उनके पास स्किल्स नहीं होंगे। ठीक है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। तो जब भी जरूरत से ज्यादा किसी सेक्टर में किसी जगह पे लोग काम करते हैं, समझ लो हम टेबल उठा रहे हैं, एक टेबल है, 4 लोग लगते हैं, तो 4 लोग लगकर टेबल को उठाकर कहीं रख सकते हैं। बट वहीं पे अगर उस टेबल को उठाने में 8 लोग हैं तो वो जो एक्स्ट्रा 4 लोग वो क्या है, वो अंडर, वो क्या है, वो ओवर है, वो ज्यादा है, राइट। तो इन्हीं लोगों को हम बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयड, अंडर एम्प्लॉयड। तो अगर भारत के जो प्राइमरी सेक्टर में 44% लोग हैं तो उसका मैं अगर 22 भी कर दूं तो ये जो जीडीपी में पैसा कमा के दे रहे वो उतना ही देंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा बचे वाले 22 क्या है, अंडर एम्प्लॉयड। अंडर एम्प्लॉयड मतलब क्या, डिसगाइज्ड एम्प्लॉयड। मतलब क्या, यहां पे वो अपने पूरे पोटेंशियल से काम नहीं कर रहे हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था टेबल का, 4 लोग अपनी पूरी ताकत लगा के टेबल को लेके जा सकते हैं, जब 8 लोग लगाएंगे तो कोई भी इंसान फुल्ली ताकत नहीं लगा रहा है। तो वैसे ही जब जरूरत से ज्यादा लोग एक सेक्टर में काम करते हैं जितनी जरूरत नहीं है, तो वो सारे लोग अपने 100% पोटेंशियल नहीं दे रहे। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज डिसगाइज्ड और अंडर एम्प्लॉयड। ओके, तो देखो डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, एक फैमिली है 5 वर्कर की, छोटे से लैंड, प्लॉट ऑफ लैंड में काम करती है, सब लोग काम करते हैं बट उनका एफर्ट डिवाइडेड होता है, कोई भी फुल्ली काम नहीं कर रहा है। इवन इफ आप उस फार्म में 2 लोग ही रखो और वो 3 लोगों को निकाल दो तो भी उस फार्म से उतना ही प्रोडक्शन होगा। तो ये बाकी के 3 लोग क्या है, ये अंडर एम्प्लॉयड है, डिसगाइज्ड है, ये हिडन है। हमें दूर से लगता है सब लोग काम कर रहे हैं। क्या काम किया सर आपने है आज, खेत है आपका, हाँ खेत में गए थे, काम करने गए थे, क्या काम किया, कुछ नहीं, एक बाल्टी पानी उठाया बस में ज्यादा काम था नहीं अरे ज्यादा काम था नहीं, तुम ज्यादा लोग वहां काम कर रहे हो, 5 लोगों में 2 काम बांट रहे हो ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हिडन लगता है, सब लोग लगते हैं हमें एम्प्लॉयड बट दे आर नॉट एम्प्लॉयड, दे अपीयर टू बी वर्किंग बट दे आर अंडर एम्प्लॉयड, दे आर नॉट वर्किंग एट देयर फुल पोटेंशियल। जैसे तुम मम्मी पापा के सामने बुक लेके बैठते हो, पापा मम्मी बोलती है हाँ आज बेटा ने 5 घंटा पढ़ाई किया हमें पता है 5 घंटे में से 2 घंटे 4 घंटे तो इधर उधर ही ध्यान था हमारा ठीक है।
तो ये क्या लग रहा है दूर से पढ़ रहे हो, पर सच में पढ़ रहे हो कि नहीं? तो वैसे यहाँ पे लग रहा है दूर से ये एम्प्लॉयड है, पर ये एम्प्लॉयड लोग नहीं है, ठीक है। ये अपना पूरा पोटेंशियल पे काम नहीं कर रहा है, ये डिसगाइज्ड एम्प्लॉयड है। इसमें से कुछ मेंबर्स को निकाल के हम एक फैक्ट्री में भेजे। सोचो ये जो 5 लोग हैं एक खेत में काम कर रहे, उस खेत से ये कमा रहे हैं समझ लो 3 लाख रुपए साल का। अगर इन 5 में से 3 लोगों को आप निकाल के एक फैक्ट्री में भेजो, उस फैक्ट्री से ये 3 लोग मिलके 3 लाख रुपए कमा रहे हैं साल का, तो उस फैमिली की इनकम कितनी होगी? 3 और 3 6, ठीक है। क्योंकि ये सारे पांचों के पांचों लोग फिर क्या है? फुल्ली एम्प्लॉयड है, अपना पूरा पोटेंशियल से काम कर रहा है, ठीक है। ये जरूरी है अंडरस्टैंड करना। अब आते हैं, हमने अभी तक ऑर्गेनाइजेशन देख लिया ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ वर्क। अभी हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो क्या हमारे भारत में हर एक टाइप का जॉब सेम है? नहीं, अलग अलग है, डिपेंडिंग ऑन तुम्हारा वर्किंग कंडीशन कैसा है। अभी हमने जो प्राइमरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर देखा वो था ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ वर्क, कैसा काम है। यहां पे है कंडीशन कैसा है एम्प्लॉयमेंट का, रोजगार का कंडीशन कैसा है। तो 2 सेक्टर से, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। ऐसा टेबल बना दिया, आपको इजी होगा, ध्यान देना। रजिस्ट्रेशन, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर रजिस्टर्ड होता है गवर्नमेंट के साथ, ये नहीं होता है, ठीक है। ये रूल्स बिल्कुल रिटर्न रूल्स और रिक्रूटमेंट और सब कुछ, पेपर वर्क, एग्रीमेंट सब कुछ होता है, यहां पे कुछ नहीं होता है। जैसे आपके एक दुकान पे काम, एक चाय की टपरी पे काम करने वाला छोटू वर्क कर रहा है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। यहाँ पे उसका जो चाय का टपरी है उसके मालिक का वो रजिस्टर्ड नहीं है, वहां पे उसको कुछ ऐसा एग्रीमेंट नहीं दिया है कि हाँ आपको इतने इतने दिन के लिए काम पे रखा जाएगा, ये चीजें नहीं। मालिक ने बोला है भाई तुझे आना है सुबह 8 बजे, जाना है रात को 10 बजे, दिन का 300 रुपया दूंगा, अगर लेट आएगा तो आधी पगार कट। सीधा मुंह पे वर्बल है, तो कोई फिक्स रूल नहीं है, कोई भी बदल सकता है। सैलरी यहाँ पे फिक्स सैलरी होती है, टाइम पे आती है, मंथली आती है, जिस दिन बोला उस दिन आती है, एक्स्ट्रा काम करोगे पैसा मिलता है। यहाँ पे कुछ नहीं है, नो मंथली फिक्स सैलरी, कुछ फिक्स नहीं है, जो मिलता है रोज का मिलता है, रोज आना है, रोज लेके जाना है, ठीक है। जॉब सिक्योरिटी, यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी है, कोई भी आपको निकाल नहीं सकता, आपको नोटिस पीरियड देना पड़ेगा, आपको निकालना, आपको टाइम देना पड़ता है, ठीक है। आपको पेड लीव दी जाती है, हॉलीडेज दी जाती है, आपको और भी जैसे प्रोविडेंट फंड पीएफ दिया जाता है, आपको ग्रेचुइटी दी जाती है, आपको मेडिकल इंश्योरेंस दिया जाता है, बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। जॉब सिक्योरिटी है, यहाँ पे निकाल नहीं सकते, यहाँ पे नहीं है जॉब सिक्योरिटी। कभी भी बोल सकते छोटू कल से मत आना कल से तू भी मत आना, मैं दुकान बंद कर रहा हूँ या मैं दुकान चालू कर रहा हूँ, तू मत आना, तेरी जरूरत नहीं है। छोटू कुछ भी नहीं कर सकता, बट कंपनी कल मुझे बोल सकती है कल से मत आना, नहीं जॉब सिक्योरिटी है। यहाँ पे मुझे नोटिस पीरियड देना पड़ता है, वक्त देना पड़ता है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स भी है, जैसे मैंने अभी बताया। यहाँ पे ऐसा कुछ बेनिफिट नहीं, छोटू को पैसा 300 रुपया दिन का छोड़कर कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल से मैं आपका सूरज सर, और दूसरा एग्जाम्पल है छोटू चाय वाला, चाय डबरे पे काम करने वाला, डन, ठीक है। फिर आता है और एक डिवीजन और एक क्लासिफिकेशन ऑफ आवर इकोनॉमी, ये बेस्ड है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। कौन है ओनर, कौन है ओनर, ठीक है। ओनर कौन है? तो 2 है भैया, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक मतलब हम, और हम मतलब गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बनी ही है हमसे, ठीक है। तो गवर्नमेंट, जो पब्लिक सेक्टर में जो भी चीज गवर्नमेंट की होती है वो पब्लिक सेक्टर में आती है। ऑल द कंपनीज रन बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द एसेट्स एंड प्रोवाइड सर्विसेज, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट का होता है, गवर्नमेंट का मतलब पब्लिक का। गवर्नमेंट किसकी? पब्लिक की है ना। तो यहां पे जो मेन गोल होता है इन कंपनीज का, पब्लिक सेक्टर कंपनीज का, तो उसको बोलते हैं हम, उसको वो गोल होता है पब्लिक वेलफेयर एंड नॉट प्रॉफिट। समाज का भला करना है। बीएसएनएल आता है समाज का भला करने, आता है एलआईसी आता है समाज का भला करने, रेलवेज है समाज का भला करने, हॉस्पिटल्स है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, गवर्नमेंट स्कूल से समाज का भला करने। वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का गोल ये नहीं है कि आप पैसा कमाएंगे, उनका गोल है कि ज्यादा से ज्यादा हम इस देश के लोगों को हेल्दी रखेंगे, हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे फ्री एंड एट निग्लिजिबल कॉस्ट। तो रेलवेज, पोस्ट ऑफिस, गवर्नमेंट स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ये सारे आते हैं पब्लिक सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर वही है जहां पे ओनरशिप किसकी है? प्राइवेट है, प्राइवेटली ओन्ड है बाय अ सिंगल इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। तो यहाँ पे गोल एक ही है, पैसा,
मनी भाई कमाना है तो एग्जांपल टिस्को, रिलायंस और टेस्ला, गूगल, एप्पल, ये सारी कंपनीज प्राइवेट है, ठीक है। इंडिया की हमारी जो भी महिंद्रा, टाटा, ये सारी कंपनीज क्या है, प्राइवेट है, ठीक है। इनका गोल क्या है, टू अर्न प्रॉफिट, ओके। तो पब्लिक सेक्टर का रोल देखो, पब्लिक सेक्टर बहुत जरूरी है। पब्लिक सेक्टर मतलब क्या, गवर्नमेंट का रोल बहुत जरूरी है। क्यों? कोई भी कंपनी इतनी बड़ी नहीं है कि वो भारत में पूरा रेलवे नेटवर्क बना दे। कोई भी कंपनी इतनी बड़ी नहीं है, इतनी पावरफुल, इतने पैसे वाली नहीं है कि भारत के पूरे रोड्स बना दे। कोई भी कंपनी इतनी बड़ी नहीं है, ठीक है, कि हाँ हमारे पूरे भारत का जो डिफेंस एंड स्पेस रिसर्च एंड सब कर ले, ठीक है। तो यहां पे रोल आता है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट बिल्ड करता है इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे जॉब्स आते हैं, फंड्स डेवलप होते हैं, जो छोटे मोटे इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करता है। गवर्नमेंट इन्हीं सर्विसेज से क्या, अफोर्डेबल और चीप सर्विसेज देता है, जिससे लोगों का डेवलपमेंट हो जाए। जैसे हमारा हेल्थ एंड एजुकेशन, सबको प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा पहुंचनी चाहिए, सबको प्राथमिक, और जो भी उच्च दर्जे का हेल्थ सर्विसेज है वो पहुंचनी चाहिए, हेल्थ फैसिलिटीज पहुंचनी चाहिए। इससे क्या होता है, इससे ह्यूमन का डेवलपमेंट होता है। तो ये गवर्नमेंट का काम है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आती है पब्लिक सेक्टर में। तो एनीथिंग दैट इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट कम्स अंडर पब्लिक सेक्टर। क्यों जरूरी है ये? बिकॉज ये बेसिक सर्विसेज देता है, और ऐसी सर्विसेज देता है जो बहुत एक्सट्रीमली कॉस्टली है, जो प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकता, ठीक है। सो यप, दैट इज ऑल बेटा, दैट इज ऑल। थोड़ा लंबा गए हम, बट ठीक है, दैट्स ऑल। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। आई होप तुम्हें अच्छा लगा हो। बाय, टेक केयर एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।